स्वागत है आपका सिविल सर्विस पर यूट्यूब चैनल में। सो गाइज, आज का हमारा जो सेगमेंट है वो लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 8 है और टॉपिक का नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको हम डीपीएसपी के भी नाम से जानते हैं, जिसको हम हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं। एग्ज़ाम के व्यू से मस्ट इम्पॉर्टेंट ये सेगमेंट बनता है, क्योंकि जो मूल अधिकार हैं और डीपीएसपी है, इसमें कुछ ऐसे मिसलेनियस टॉपिक हैं जो कि दोनों में हैं और कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि ये नीति निर्देशक के तत्वों के टॉपिक हैं या मूल अधिकार के हैं। ओके, सो इसको आज वेरीफाई कर लेंगे और ये जो वीडियो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, यानी राज्य के नीतिक निर्देशक तत्वों के पूरा कंप्लीट वीडियो होगा। और ये जो मैं रिसोर्स यूज कर रहा हूँ ये एम लक्ष्मीकांत है, इंडियन पॉलिटी का। आपके पास कोई भी इंडियन पॉलिटी की बुक होगी, आप उसमें से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी चैप्टर से करेक्शंस कर सकते हैं और आप इसको ऑडिबल फॉर्म में भी सुन सकते हैं। देखिए, इसमें कोई भी ऐसा कम्प्लीमेंट्री चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, बस जो बुक की सारी फॉर्मेशंस हैं वही बताया जाएगा। एग्ज़ाम में मैक्सिमम रिकॉल कैपेबिलिटी बिल्टअप हो सके, ये मोटिव वीडियो का है। सो स्टार्ट करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। ठीक है, जो संविधान का भाग 4 है, ओके, भाग 4 में जो आर्टिकल है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बातें कही गई, यानी डीपीएसपी की बातें कहा गया है। ओके, संविधान निर्माता ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया है। ये भी क्वेश्चंस आ चुका है कि डीपीएसपी जो भारत के संविधान में है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान में इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया गया था। क्लियर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस तत्व को विशेषता वाला बताया। मूल अधिकारों के साथ निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। ओके, ग्रेनविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान का मूल आत्मा कहा है। जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो ये जो सेगमेंट है, जब इसको हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो आंसर है उनकी वेटेज बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये कोई बनावटी बातें नहीं है, ये अतिशयोक्ति बातें नहीं की जा रही हैं, ये संविधान में मेंशंस बातें हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं। निर्देशक तत्वों की विशेषता क्या है? नंबर 1, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व नामक इस उक्ति से यह स्पष्ट होता है कि नीतियों एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। ये संवैधानिक निर्देश या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिश है। अनुच्छेद 36 यानी 36 के अनुसार भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो मूल अधिकारों में संबंधित भाग 3 में है। ओके, अभी हमने पिछले दिनों में जो सेगमेंट किया था मूल अधिकार के, ठीक है, सो मैंने बोला ना कि कुछ चीज़ें इसमें मिसलेनियस है जो कि कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, तो प्लीज़ उसको वेरीफाई करते हुए चलना है आप। ठीक है, इसलिए यह केंद्र और राज्य सरकारों की विधायिका और कार्यपालिका अंगों, सभी स्थानीय प्राधिकरणों और देश में सभी अन्य लोक प्राधिकरणों को सम्मिलित करता है। क्लियर। देखिए, सारा कुछ है, आप इसको जो भी पैरा में छोड़ रहा हूँ आप उसको अपने अवेयरनेस के लिए पढ़ सकते हैं। मैं जो हाईलाइट किया हूँ सिर्फ मैं उसको रिपीट करना चाह रहा हूँ। क्लियर, क्योंकि वीडियो छोटा भी रखना है और सारे टॉपिक को जो कि एग्जाम के रिलेवेंट टॉपिक है उनको कंप्लीट भी करना है। ओके, सो 3rd नंबर है, आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों में निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण है। इनका उद्देश्य न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना है। ओके, सो जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसका जो उद्देश्य है, नंबर 3 मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आधुनिक लोकतंत्र राज्य में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विषयों में निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण है। इनका उद्देश्य न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना है। जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित है, इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी, देखिए लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है?
ऐसा राज्य जहाँ पर शिक्षा की अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाए, स्वास्थ्य की अच्छी फैसिलिटीज़, स्वास्थ्य केंद्रों का स्थापना किया जाए, स्वास्थ्य का देख रेख किया जाए, टीकाकरण किया जाए, वृद्धावस्था में लोगों को वृद्धा पेंशन की व्यवस्था की जाए, बेरोजगारों को रोजगार की व्यवस्था किया जाए, आने और जाने के लिए अच्छे रास्ते, अच्छे रोड का स्थापना किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए बिजली का प्रबंध किया जाए। सो ऐसे राज्य जो होते हैं उनको लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। सो उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण है, न कि पुलिस राज्य का, जो कि उपनिवेश काल में था। देखिए, आज की भी गवर्नमेंट है जो कि 1947 के बाद से जो आज का समय चल रहा है, और 1947 के पहले का भी भारत था, जिसको कि हम बहुत भलीभांति जानते थे कि पहले का भारत क्या था और आज का भारत क्या है। तो पहले का हमें जो पुलिस राज था वो हमें नहीं चाहिए। आज का हमारा जो लोकतांत्रिक राज्य है, लोक कल्याणकारी राज्य है, हमें आज उसकी रिक्वायरमेंट है। संक्षेप में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, इन निदेशक तत्वों का मूल उद्देश्य है। नंबर 4, निदेशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है, यानी कि इनके हनन पर इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, अतः सरकार यानी केंद्र, राज्य, स्थानीय उन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है, निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। देखिए, अगर इस सेगमेंट को राज्य लागू नहीं करता है तो उसको न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। हालांकि राज्य का कर्तव्य है कि इस सेगमेंट को वो पूरा करे। देखिए, बहुत सारी इसके बारे में विचारधारा है कि इसको न्यायिक क्यों नहीं किया गया, कि मान लीजिए अगर इसका हनन होता है या इसको नज़रअंदाज करते हैं तो इसके लिए आवाज़ उठाया जाए। सो इसके लिए आवाज़ नहीं उठाया जा सकता, न्यायालय में इसके लिए नहीं जाया जा सकता। बहुत सारे विचारक ये कहते हैं कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो उस समय ऐसी परिस्थिति थी कि आर्थिक जो मजबूती थी हमारे पास उस लेवल की नहीं थी कि हर एक चीज़ को हम फुलफिल कर सकें। तो ये राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया कि एक आदर्श के रूप में रहेगा, आप इसको फॉलो करवाना और कहीं ना कहीं एक मॉडल के फॉर्म में लेकर चलना। कुछ विचारक ये कहते हैं कि नहीं, इसको लागू न्यायिक तरीके से नहीं कराया जा सकता, ये लोगों के ऊपर छोड़ सकते हैं कि आप अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने कर्तव्य के लिए जगिए। ठीक है, सो इसके देखिए दोनों विचार दिए गए हैं। सो रिक्वायरमेंट आंसर का क्या है, क्वेश्चंस किस हिसाब से पूछा जा रहा है उसके हिसाब से आंसर देना पड़ेगा। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप आंसर को किस हिसाब से देते हैं। विचारक दोनों बातों को बोले हैं, एक तरफ था कि इसको न्यायिक कैटेगरी में नहीं रखा गया, क्योंकि अगर न्यायिक कैटेगरी में रखा जाता तो आर्थिक उस समय कमी थी और काफ़ी पैसे की आवश्यकता थी इसको लागू करने में, जो कि उस समय देश तैयार नहीं था उस हिसाब से कि इसको न्यायिक तरीके से लागू कर सके। ठीक है, और विचारक ये भी कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजी के फॉर्म में रखा गया, ये लोगों का कर्तव्य लोगों के लिए छोड़ा गया कि आप अपने अंदर से अपने आप को जगाओ कि हमारे लिए सही कर्तव्य क्या होगा, देश के लिए कर्तव्य क्या होगा, हमारे प्रकृति के लिए कर्तव्य हमारा क्या है, हमारे जंगलों के लिए, हमारे संसाधनों के लिए कर्तव्य क्या होगा। ओके, आगे देखते हैं। यद्यपि इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है, तथापि कानून की संवैधानिक मान्यता के विवरण में न्यायालय इन्हें देखता है। उच्चतम न्यायालय ने कई बार व्यवस्था है कि किसी विधि की संवैधानिकता का निर्धारण करते समय यदि न्यायालय यह पाए कि प्रश्नगत विधि निदेशक तत्व को प्रभावी करना चाहती है तो न्यायालय ऐसी विधि को अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 के संबंध में तर्कसंगत मानते हुए असंवैधानिकता से बचा सकती है। देखिए, जो 14 है, 14 ये कहता है कि विधि कानून के लिए जो समानता का अधिकार है, पक्षपात नहीं किया जाएगा, और जो आर्टिकल 19 है इसमें टोटल 6 मूल अधिकार आते हैं। रहने का अधिकार, घूमने का अधिकार, निवास का अधिकार, बोलने का अधिकार, खाने का अधिकार। ठीक है, सो इसकी बातें की जा रही हैं। निदेशक तत्वों का वर्गीकरण, हालांकि संविधान में इनका वर्गीकरण नहीं किया गया है, लेकिन इनकी
दशा और दिशा के आधार पर इन्हीं 3 व्यापक श्रेणियों में समाजवादी, गांधीवादी और उदार बुद्धिजीवी में विभक्त किया गया है। लोक कल्याण हमने इसमें देख लिया कि लोक कल्याण क्या होता है। लोक कल्याण यानी स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध हों, शिक्षा उपलब्ध हो, बुढ़ापे में वृद्धा पेंशन उपलब्ध हो, स्वच्छ हवा उपलब्ध हो, स्वच्छ खाना उपलब्ध हो, स्वच्छ पानी उपलब्ध हो। तो ये लोक कल्याण कार्य के कारक होते हैं। समाजवादी सिद्धांत, ये सिद्धांत समाजवाद के आलोक में है। ये लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का खाका खींचते हैं। इनका लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये राज्य को निर्देश देते हैं कि नंबर 1, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना और न्याय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करना, जो कि आर्टिकल 38 के अंतर्गत उल्लेखित है बातें। नंबर 2, सुरक्षित करना क यानी ए, सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। बी, सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का सम वितरण। सी, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण को रोकना। डी, पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। ई, कर्मगारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों के अवस्था में दुरुपयोग के संचरण। एफ, बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर, जो कि आर्टिकल 39 में उल्लिखित है। सॉरी। नंबर 3 क्या है? समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, आर्टिकल 39A के अंतर्गत है। नंबर 4, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार की संरक्षित करता है, आर्टिकल 41। 5 नंबर क्या है? काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना, आर्टिकल 42। 6 नंबर क्या है? सभी कर्मगारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर, आर्टिकल 49। 8 नंबर क्या है? पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना, आर्टिकल 47। देखिए, जो सेगमेंट, जो पैरा में छोड़ रहा हूँ आप उसको देख भी सकते हैं। जो एग्ज़ाम के लिए हाईलाइट हमेशा से रहे हैं उनको यहाँ पर मैं कवर कर रहा हूँ। जो कि मूल अधिकार में भी चर्चाएं की जाती हैं, बातें की जाती हैं, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि भैया किसका पार्ट है ये। ओके। गांधीवादी सिद्धांत क्या है? ये सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी द्वारा पुनर्स्थापित योजनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए उनके कुछ विचारों को निदेशक तत्वों में शामिल किया गया है। ये राज्य से अपेक्षा करता है कि नंबर 1, ग्राम पंचायतों का गठन उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान कर स्व सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना, आर्टिकल 40। 2 नंबर, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों, व्यक्तिगत या सहकारी के आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, आर्टिकल 43। नंबर 3, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना, आर्टिकल 43B। देखिए, जब आप स्टेट पीसीएस के पेपर उठा के देखेंगे ना तो डायरेक्ट ये सेगमेंट आ गए होते हैं और वहाँ पे आर्टिकल पूछ लेता है या सेगमेंट आ जाता है, पूछ लेता है कि ये मूल अधिकार है या डीपीएसपी का है। और कन्फ्यूज़न काफ़ी क्रिएट करके वहाँ पूछा जाता है और आप वहाँ पर बिल्कुल रिकॉल नहीं कर पाते हो कि आखिर मैं आंसर क्या दूँ। तो ये जो टॉपिक है इसमें दिमाग नहीं लगाना है, इसको मैक्सिमम टाइम रिवीजन कर लेना है ताकि आपको एग्जैक्ट माइंड में ये आ जाए कि हमारा आंसर क्या है और हम पढ़ क्या रहे हैं। ओके। 4 नंबर है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति और समाज में कमज़ोर वर्गों के शैक्षणिक आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण की सुरक्षा, आर्टिकल 47। देखिए, जो मूल अधिकार में आर्टिकल 17 है, ठीक है, अस्पृश्यता का अधिकार। ओके,
उसमें जुर्माना भी है, उसमें जेल का भी सज़ा है, और आप इसके अगर आरोपी पाए जाते हैं तो लोकसभा, विधानसभा में आप सदस्य बनने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। ठीक है। आर्टिकल 17 यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं, तो प्लीज़ दोनों चीज़ों को माइंड करके पढ़ना है ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कि हम डीपीएसपी का सेगमेंट पढ़ रहे हैं या मूल अधिकार का सेगमेंट पढ़ रहे हैं। देखिए, इस वीडियो का मेन पर्पज़ यही है, बाकी जो भी आपके सामने है आप स्वयं इसको पढ़ सकते हैं और आप पढ़े भी होंगे। नंबर 5, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपभोग पर प्रतिबंध, आर्टिकल 47। 6 नंबर, गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन, आर्टिकल 48। देखिए, साउथ में मैक्सिमम ऐसे खेल किए जाते हैं जहाँ पे पशुओं की दौड़ होती है। ओके। नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे पशु बलि दी जाती है। ओके। सो आप इस सेगमेंट को वहाँ पर जब आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो पुटअप कर सकते हैं। एथेंटिक सेगमेंट है, आप बिल्कुल अपने आंसर में वेट लाने के लिए ऐसे सेगमेंट को पुटअप कर सकते हैं। उदार बौद्धिक सिद्धांत, इस श्रेणी में उन सिद्धांतों को शामिल किया है जो उदारवादिता की विचारधारा से संबंधित है। ये राज्य को निर्देश देते हैं कि नंबर 1, भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, आर्टिकल 44। नंबर 2, सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना, आर्टिकल 45। देखिए, वहाँ पर भी आर्टिकल 21A है, ओके, मूल अधिकार में, और यहाँ पर 45 है, तो कन्फ्यूज़न नहीं लेना है। दोनों सेगमेंट को बहुत ही आराम से रिकॉल करके पढ़ना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। नंबर 3, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना, अनुच्छेद 48। पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, आर्टिकल 48A। नंबर 5, राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक या स्थान या वस्तु का संरक्षण करना, आर्टिकल 49। ये देखिए, लोगों का कर्तव्य है, इसके लिए कोई नियम नहीं बनाया जाएगा। ये लोगों का अपना कर्तव्य है कि इन सेगमेंटों को स्वयं से सेवा दें ऐसी चीज़ों को। 6 नंबर, राज्य की लोक सेवाओं, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, आर्टिकल 50। ठीक है। नए निदेशक तत्व, 42वें संशोधन अधिनियम जो 42वां अमेंडमेंट हुआ 1976 में, निदेशक तत्वों की मूल सूची में 4 तत्व जोड़े गए। इनको भी राज्य से अपेक्षा रहती है। नंबर 1, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, 39 आर्टिकल। नंबर 2, समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए, 39A आर्टिकल। नंबर 3, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाने के लिए, 43 आर्टिकल। नंबर 4, रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगलों और वन्य जीव की रक्षा करने के लिए, आर्टिकल 48A। ओके। 44वां जो अमेंडमेंट हुआ 1978, एक और निदेशक तत्व को जोड़ता है जो कि राज्य से अपेक्षा रखता है कि वह आय, प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं के अवसरों में असमानता को समाप्त करे, जो कि 38 है। आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं के अवसरों को, असमानता को समाप्त करें। ठीक है। आप इससे कन्फ्यूजन मत होना, इसमें भी क्वेश्चंस घुमा के आते हैं। जैसे वहाँ पे आर्टिकल 16 है ना, प्रमोशंस में, नौकरी में, ठीक है, और वहाँ पे क्रीमी लेयर की भी बातें की जाती हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं लेना है। आर्टिकल जो 38 है ये कहता है कि जो 44वां जो अमेंडमेंट हुआ है 1978 का, एक और निश्चित तत्वों को जोड़ता है जो राज्य से अपेक्षा रखता है। देखिए, इसको कंपलसरी फॉर्म में चैलेंज नहीं किया, अपेक्षा रखता है कि वह आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं के अवसरों में असमानता को समाप्त करे, जो कि आर्टिकल 38 के अंतर्गत बातें कही गई हैं। 46वां जो संशोधन 2002 में है,
अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदला गया और प्राथमिक शिक्षा को 21A में मूल अधिकार बनाया गया है। संशोधित निदेशक तत्वों में राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह बचपन का देखभाल के अलावा सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। लेकिन जो आर्टिकल 21A है वो ये क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष का जो प्राइमरी लेवल की एजुकेशन होती है वो राज्य मुफ्त देगा। ठीक है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना। सहकारी समितियों से संबंधित एक नया 97वां संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समितियों से संबंधित एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया। इसके अंतर्गत राज्यों से यह अपेक्षा की गई कि वे सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तो व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देंगे, जो 43B के अंतर्गत है। निषेध सिद्धांतों के पीछे की संतुष्टि क्या है? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर VN राव ने इस बात की संतुष्टि की थी कि वैयक्तिक अधिकार 2 श्रेणियों यानी न्यायोचित और गैर न्यायोचित में बांटा जाना चाहिए, जिसे प्रारूप समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इस तरह न्यायोचित प्रकृति वाले मूल अधिकारों को भाग 3 में उल्लेखित किया गया, जो कि मूल अधिकार कहे गए, और गैर न्यायोचित निदेशक तत्वों को भाग 4 जो कि DPSP कहा गया, DPSP कहा गया। ठीक है, यद्यपि निषेध तत्व गैर न्यायोचित हैं, इसको चैलेंज नहीं किया सकता, लागू करने के लिए दबाव नहीं दिया जा सकता, तथापि संविधान अनुच्छेद 37 में इस बात को स्पष्ट किया कि ये तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं, अतः राज्य का कर्तव्य होगा कि इन तत्वों का विधि बनाने में प्रयोग करे, अतः इनके अनुप्रयोग हेतु राज्य प्राधिकारियों पर नैतिक दायित्व अभ्यारोपित करता है, परंतु इसके पीछे वास्तविक शक्ति राजनीतिक है, अर्थात जनमत है। भाई राज्य का कर्तव्य होता है कि DPSP का जो सेगमेंट है, जो कारक है, उसको लागू करे। अगर लागू नहीं करता है तो जो जनता, जो सरकार वहाँ पर बनाए है फिलहाल, अगर वो लागू नहीं करता तो जनता आने वाले समय में चुनाव होगा तो गवर्नमेंट को गिरा देगी। तो ये कहीं ना कहीं जनमत की पावर को भी दिखाता है कि भाई माना कि इसके लिए कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसके लिए कोई नियम नहीं बनाया जा सकता कि भैया आप लागू क्यों नहीं कर रहे हैं, सारे जो सेगमेंट है ये कर्तव्य के फॉर्म में है, लागू नहीं किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन जो वहाँ की पब्लिक है, पब्लिक वोट देकर सरकार को बनाती है ना, तो अगर वहाँ की सरकार इस सेगमेंट पर ध्यान नहीं देता है तो आने वाले चुनाव में जो पब्लिक है, वहाँ के निवासी हैं, लोग हैं, उस गवर्नमेंट को वोट नहीं देंगे, गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जनमत पावर को भी दिखाता है। ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था, लोगों के लिए उत्तरदायी कोई भी मंत्रालय संविधान के भाग 4 में वर्णित उपबंधों का अवहेलना नहीं कर सकता। इस प्रकार डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि लोकप्रिय मत पर कार्य करने वाली सरकार इसके लिए नीति बनाते समय निषेध तत्वों का अवहेलना नहीं कर सकती। यदि कोई सरकार इसकी अवहेलना करती है तो निर्वाचन के समय में मतदाताओं के समक्ष इसका उत्तर अवश्य देना होगा। देखिए, वही जो बातें हम कर रहे हैं कि BR अम्बेडकर ये बोले कि अगर मान लीजिए कोई सरकार इसका नज़रअंदाज करती है सेगमेंट को, तो जब चुनाव होगा तो उसको जवाब देना पड़ेगा ना कि भाई आपने इसको लागू क्यों नहीं किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जनमत पावर को भी दिखाता है DPSP। तो कोई चैलेंजेबल पावर नहीं है, लेकिन सरकार को इसको लागू करना चाहिए, क्योंकि उस आगामी चुनाव में जनता को जवाब देना होता है। ठीक है, संविधान निर्माताओं ने निषेध सिद्धांतों को गैर न्यायोचित एवं विधि रूप में लागू करने की बाध्यता वाला नहीं बनाया, क्योंकि नंबर 1, देश के पास उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे जब इसको लागू लाया गया था। नंबर 2, देश में व्यापक विविधता एवं पिछड़ापन इसके क्रियान्वयन में बाधक होगा। और नंबर 3, स्वतंत्र भारत को नए निर्माण के कारण इसे कई तरह के भारों से मुक्त रखना होगा, ताकि इस बात के लिए स्वतंत्र रखा जाए कि क्रम, समय, स्थान और पूर्ति
निर्णय लिया जा सके। इसलिए संविधान निर्माताओं ने तत्वों को प्रस्तुत करने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया। इन तत्वों को शक्ति निहित नहीं की। इन्होंने न्यायालयीय प्रक्रिया से ज़्यादा जागरूक जनता के मतों पे विश्वास को प्रकट किया। ठीक है, तो इसको न्यायालय का इस पर पावर न दे करके ये पूरी की पूरी जो पावर है जनता के ऊपर विश्वास करके इसको रखा गया था। ओके, सो देखिए ये जो है निषेध तत्वों के आलोचना, देखिए हर एक सेगमेंट का आलोचना होता है, आप इसको देख लेना कि इसकी आलोचना में क्या क्या बातें कही गई हैं। देखिए हम जितना भी अच्छाई पढ़े हैं आप उसके जस्ट अपोजिट में बातें कर सकते हैं, उनकी आलोचनाएं हो जाएंगी। ओके, तर्कहीन व्यवस्था भी इसको कहा गया था, उसके उपलक्ष्य में क्या क्या बातें कही गई। निदेशक तत्वों का उपयोगिता, उपरोक्त कमियों और आलोचनाओं के बावजूद संविधान से जुड़ाव के संदर्भ में नीति निषेध तत्व आवश्यक है। संविधान में स्वयं भी उल्लिखित है कि यह राष्ट्र के शासन हेतु मूलभूत है। जाने माने निर्णायक व कूटनीतिज्ञ एम.एल. सिंघवी के अनुसार निषेध तत्व संविधान को जीवन दान देने वाली व्यवस्थाएं हैं। संविधान के आवरण और सामाजिक न्याय में इसका दर्शन दिया है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश M.C. चांगला के मतानुसार यदि इन सभी तत्वों को पूरी तरह से पालन किया जाए तो हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति लगने लगेगा। गाइज ये जो पैरा है आप प्लीज़ कहीं नोट कर लेना, आंसर राइटिंग या डिबेट में आपको ये काम आएगा। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो पूर्व भारत के CGI रहे हैं M.C. चांगला के मतानुसार यदि इन सभी तत्वों को पूरी तरह से पालन किया जाए तो हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति लगेगा। भारत राजनीतिक मामले में तब न केवल लोकतांत्रिक होगा बल्कि नागरिकों के कल्याण के हिसाब से कल्याणकारी राज्य भी होगा। ठीक है, B.R. अम्बेडकर ने इस ओर संकेत किया कि निदेशक तत्वों का बहुत बड़ा मूल्य है। यह भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं जैसा कि राजनीतिक लोकतंत्र प्रकट होता है। ग्रेनविल ऑस्टिन का कहना है कि ये निषेध तत्वों का लक्ष्य सामाजिक क्रांति एवं आवश्यक शर्तों को स्थापित कर उनको ग्रहण करने के समान है। ओके, सो आई होप कि आपको ये सेगमेंट बेहतर लगे होंगे। ओके, यहाँ पर है मूल अधिकारों और निषेध तत्वों में टकराव। क्लियर, मूल अधिकारों और निषेध तत्वों में टकराव। सो आप इसको जब भी आपको समय मिलेगा आप इसको ज़रूर देखना। ओके, मैं इसको कवर नहीं कर रहा हूँ, ये बस पैरा है, आप एक बार पढ़ लेंगे आपको कवर हो जाएगा। जितने भी हाईलाइट सेगमेंट मैंने किया था कोशिश किया हूँ कि उसको मैं पूरा कर सकूँ। ठीक है, यहाँ पर एक केस उसको हम देख लेते हैं कि मिनर्वा मिल्स मामला जो 1980 में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और निषेध तत्वों के बीच संतुलन के रूप में है। ये आपस में सामाजिक क्रांति के वादे से जुड़े हुए हैं। ये एक रथ के दो पहिया के समान है। ये बात कब कही गई? मिनर्वा मिल्स मामला 1980 वाले मामले में कहा गया था। क्लियर, एक साइड है मूल अधिकार और दूसरी साइड है निषेध तत्व। इन दोनों को देख लेते हैं। ये नकारात्मक है जैसा कि यह राज्य को कुछ मसलों पर कार्य करने से प्रतिबंधित करता है। ठीक है भाई, मूल अधिकार की स्थापना भी इसीलिए किया गया था कि राज्य अपनी मनमानी न कर सके, राज्य नागरिकों के हित को न मार सके। ठीक है, ये क्या है? ये सकारात्मक है क्योंकि इस पर दबाव नहीं है लागू करने के लिए, राज्य की अपनी मर्जी पे है इसको लागू करे न करे। ठीक है, राज्य कुछ मसलों पर इसकी आवश्यकता होती है। नंबर 2, यह न्यायोचित होते हैं, इनके हनन पर न्यायालय द्वारा उन्हें लागू कराया जा सकता है रीट के द्वारा। नंबर 2 इसका है यानी निदेशक तत्वों के, ये गैर न्यायोचित होते हैं, इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। नंबर 3 है मूल अधिकार का, इसका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है। भाई लोकतांत्रिक का मतलब क्या है? लोकतांत्रिक का मतलब कि जो वहाँ के लोग हैं उनके द्वारा जो लोकतंत्र की स्थापना की गई है उनके अधिकारों को न मारा जाए, वही लोकतांत्रिक गणराज्य कहलाते हैं। सो यही बातें कही जा रही हैं। नंबर 3 यहाँ पर है यानी निषेध तत्व क्या कि इसका उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ठीक है। नंबर 4 मूल अधिकार के यह कानूनी रूप से मान्य है। नंबर 4 निदेशक तत्व के इन्हें नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। नंबर 5 मूल अधिकार के ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं। इस प्रकार ये
वैयक्तिक हैं। नंबर 5 निदेशक तत्व ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, इस तरह यह समाजवादी हैं। नंबर 6 मूल अधिकार के इनको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है, यह स्वतः लागू हो जाता है। नंबर 6 इन्हें लागू रखने विधान की आवश्यकता होती है, यह स्वतः लागू नहीं होते हैं। नंबर 7 है मूल अधिकार का न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि किसी भी मूल अधिकार के हनन की विधि को वह गैर संवैधानिक एवं अवैध घोषित करे। नंबर 7 निश्चित तत्व के निदेशक तत्वों का उल्लंघन करने वाली किसी भी विधि को न्यायालय में असंवैधानिक और अवैध घोषित नहीं कर सकता, यद्यपि विधि की वैधता को इस आधार पर सही ठहराया जा सकता है कि उन्हें निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए लागू किया गया था। ओके, सो निश्चित तत्व का क्रियान्वयन आप इसको देखना, ओके, कि क्या है क्या नहीं है। जितने भी सेगमेंट थे गाइस, आई होप कि हमने कोशिश किया है कवर करने का, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये सेगमेंट बेहतर लगे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। एक आर्टिकल है, चलते चलते बस इस आर्टिकल को हम देख लेते हैं। आर्टिकल 36 राज्य का परिभाषा। आर्टिकल 37 इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू करना। आर्टिकल 38 राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। आर्टिकल 39 राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत। 39A समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 41 कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक सहायता। आर्टिकल 42 न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान। आर्टिकल 43 कर्मचारियों का निर्वाह वेतन आदि। आर्टिकल 43A उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता। आर्टिकल 43B सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 45 बालपन पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा। और इसके बाद का जो होता है 6 से 14 व 21A को पावर दिया गया मूल अधिकार में। आर्टिकल 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। ये मस्ट इम्पॉर्टेंट ये आर्टिकल है ना, इसको प्लीज़ आप नोट कर लेना। 47 पोषाहार का स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर करने संबंधी सरकार का कर्तव्य। देखिए कहीं न कहीं ये जो बातें कही जाती हैं कि आर्थिक लोड बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा अगर इसको न्यायिक दायरे में डाल दिया गया। देखिए इसे पोषाहार का स्तर है, हालांकि भारत में किया जा रहा है। जीवन स्तर में सुधारना, जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करना संबंधी सरकार का कर्तव्य। अगर इसको आप न्यायिक चैलेंज में ला दोगे ना, तो जो राज्य सरकारें होते हैं, ठीक, उनका 75% जो इकोनॉमी है ना, इनको ही सुधारने में लग जाएगा। फिर वो कहाँ से रोड बनाएंगे, कहाँ से कोई और काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो विचारक हैं ये सही बात बोले हैं कि आर्थिक स्थिति डगमगा जाएगी या डगमगा गई होती अगर इसको न्यायिक क्षेत्र में लाए। भाई हर व्यक्ति चाहता, भाई उसका पोषाहार में दिक्कत होता, स्वास्थ्य में दिक्कत हो, हर व्यक्ति कोर्ट चला जाता, न्यायालय चला जाता कि भैया हमें ये दिक्कत हो रही है चैलेंज करने के लिए। तो ये सेगमेंट को आप प्लीज़ माइंड करना। ये जो चीज़ें हैं ये आंसर राइटिंग में काम आते हैं और इसको बिल्कुल स्थिरता से नोट डाउन करना ताकि एक बार में आपको समझ में आ जाए। आर्टिकल 48 कृषि एवं पशु पालन का संगठन। आर्टिकल 48A पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीव का सुरक्षा। आर्टिकल 49 स्मारकों, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का प्रोत्साहन। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस कि आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको इसमें कोई कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमियों को बताइए, हम कोशिश करेंगे सुधारने का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप उसको भी प्रमोट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।